नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से बात होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह कांग्रेस के नेता मायावती के घर जा रहे हैं। यूपी की सियासत में बीते दिनों बड़ा अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बीते मंगलवार की दोपहर कांग्रेस के कुछ नेता लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से पैदल चलते हुए मायावती के आवास के बाहर पहुंच गए। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से बोले, बहन जी से मिलना है। सुरक्षा कर्मियों ने पूछा, अपॉइंटमेंट है आपके पास? कांग्रेसी बोले, नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा, तब तो नहीं मिल सकते। लौटने से पहले कांग्रेसी नेता मायावती के आवास के बड़े से गेट पर अपना नाम लिख गए। अब मायावती के दरवाजे पर कांग्रेस की इस दस्तक को कोई द्वार पूजन दांव बता रहा है तो कोई गठबंधन का माइंड गेम। कुछ लोग ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। यूपी में 2027 की विधानसभा का चुनावी समुद्र मंथन चल रहा है। इंडिया और एनडीए गठबंधन सीट और जीत के गुणागणित में जुटे हुए हैं। यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने पिछले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कड़ी चुनौती दी। 2027 में भी सपा की साइकिल और कांग्रेस का पंजा एक साथ चलेंगे। गाहे बगाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ये भी कहते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ और ही जोड़ तोड़ में लगी है। यूपी में कांग्रेस बीते करीब 40 साल से सत्ता से दूर है। यूपी की राजनीति में कांग्रेस की हालत उस छात्र की तरह हो गई है जो पूरे साल क्लास नहीं आता, लेकिन एग्जाम होते ही मास्टरों और एग्जामिनरों से सेटिंग करने में जुट जाता है। कांग्रेस खुद जानती है कि यूपी में न सिर्फ पार्टी बल्कि संगठन ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। राहुल गांधी की यात्राओं और भाषणों से कांग्रेस सुर्खियां तो बना लेती है, लेकिन वोटों की फसल नहीं उगा पा रही। ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि अगर बहन जी का साथ मिल जाए तो यूपी में कांग्रेस के चुनावी रेगिस्तान में हरियाली पैदा की जा सकती है। मायावती दलित राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती हैं। कांग्रेस दलित राजनीति को अपने पुराने सामाजिक समीकरण में समेटना चाहती है। दलित वोटों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को किसी बड़े चेहरे की जरूरत है। यही वजह है कांग्रेस के लिए मायावती जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस के नेता मायावती के आवास पर गए थे। एक तरफ जहां कांग्रेस की कोशिश है कि मायावती से जुड़कर अपना अनुसूचित जाति का कोर वोट बैंक वापस ला सके, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के इस कदम को गठबंधन का माइंड गेम भी माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती का दरवाजा खटखटाकर कांग्रेस ने सपा को मैसेज दिया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसका आत्मविश्वास, उसकी तैयारी और रणनीति सिर्फ अखिलेश के भरोसे नहीं है। चर्चा यह भी है कि मायावती के दरवाजे पहुंचे कांग्रेस के नेता अपने सांसद राहुल गांधी का संदेश लाए थे। कांग्रेस नेताओं को शायद लगा होगा कि गठबंधन की राजनीति में दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन बहन जी ने उन्हें बैरंग लौटाकर बता दिया कि उनका बंगला कोई वॉक इन इंटरव्यू सेंटर नहीं है जहां कोई भी बिना समय लिए पहुंच जाए। मायावती ने कांग्रेसियों को अपने पुराने अंदाज में राजनीतिक संदेश दिया कि बहुजन राजनीति में एंट्री सिर्फ चुनावी मौसम देखकर नहीं मिलती, खासकर कांग्रेस को जिसकी कभी यूपी में सत्ता चलती थी और अब सहारा ढूंढते हुए फिर रही है। तो सुरक्षा कर्मियों के नो कहते ही लोकतंत्र का दरवाजा वहीं बंद हो गया। दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस नेता मायावती के आवास के बड़े से नीले दरवाजे पर अपना नाम लिखवाकर लौट आए। लौटते वक्त भी कांग्रेसी नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बोले अब टाइम लेकर आएंगे। मानना होगा भाई, कांग्रेसियों का कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी इतना ऊंचा है कि दरवाजा बंद होने के बाद भी घंटी बजाने को तैयार है। उधर बेआबरू होकर लौटे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो सिर्फ बहन जी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे, लेकिन राजनीति में हालचाल शब्द उतना ही खतरनाक माना जाता है जैसे घर पर जब पत्नी बुलाती है, सुनिए जी जरा इधर आओ, आपसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद जो हाल होता है वो सब जानते हैं। अब जानिए कि मायावती आखिर कांग्रेसियों से दूरी क्यों बना रही है। उन्होंने राहुल का संदेश लेकर आए दूतों से मिलने से क्यों इनकार कर दिया।
राजनीति में इसे सिर्फ व्यस्तता नहीं बल्कि संदेश माना जाता है। मायावती ने संकेत के जरिए संदेश दिया है। मायावती जानती हैं कि कांग्रेस यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सहारे के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। मायावती को पता है कि कांग्रेस से दोस्ती का उन्हें फायदा कम मिलेगा, नुकसान ज्यादा होगा। बसपा का राजनीतिक मॉडल एकला चलो के सिद्धांत पर टिका है। पिछले कुछ चुनाव में मायावती अकेले ही लड़ी हैं। उन्हें डर है कि कांग्रेस या सपा के साथ दिखने लगी तो बसपा के कोर वोटर को यह मैसेज चला जाएगा कि बहन जी कमजोर हो गई हैं। पार्टी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। बसपा और कांग्रेस राजनीति की एक ही पिच पर खेलती हैं। मायावती के पास कांग्रेस का ही वोट बैंक है। यूपी में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, उसका दलित और मुस्लिम वोट बैंक बसपा के खाते में खिसकता चला गया। वैसे राजनीति में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। मायावती का कांग्रेसियों से ना मिलना, उनसे रहस्यमयी दूरी बनाना एक राजनीतिक मनोविज्ञान भी है। मायावती एक ऐसी नेता हैं जो अपने समर्थकों को संदेश देती हैं कि लोग उनसे मिलने आते हैं, वो किसी से मिलने नहीं जाती। बड़े राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से यही दूरी उनकी राजनीतिक मजबूती भी है। उनके बंगले तक पहुंचना हमेशा एक राजनीतिक प्रतीक माना जाता है। मायावती ये समझती हैं कि कमजोर सहयोगी के साथ खड़े होने से उनकी राजनीतिक चमक दमक फीकी पड़ सकती है। अगर वो कांग्रेस नेताओं को तुरंत बंगले में बुला लेती, उनसे मुलाकात कर लेती, तो यह संदेश जाता कि बसपा को सहारे की जरूरत है। कांग्रेसियों को गेट से लौटाकर बहन जी ने अपने वोट बैंक को और भी आक्रामक संदेश दिया है। तुम्हें जरूरत है बसपा की, बसपा को किसी की जरूरत नहीं है। फिलहाल लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी में गठबंधन की राजनीति नो अपॉइंटमेंट नो एंट्री मॉडल पर चल रही है। कांग्रेस को शायद पहली बार यह एहसास हुआ होगा कि राजनीति में सिर्फ संदेश भेजना ही काफी नहीं है, संदेश के साथ साथ समय लेना भी जरूरी होता है। यूपी में 2 दिन पहले हुए आईपीएस अफसरों के तबादलों की पंचम तल तक बड़ी चर्चा है। सीनियर आईपीएस अफसरों के कामकाज में फेरबदल ने साफ कर दिया है कि इस बार तबादलों की पटकथा कहीं और नहीं, सीधे डीजीपी ऑफिस में लिखी गई और डीजीपी राजीव कृष्ण ने खुद ही लिखी। पुलिस मुख्यालय से लेकर लोक भवन तक चर्चा है कि लंबे अरसे बाद किसी डीजीपी ने मैं ही बॉस हूं वाला एहसास कराया है। यूपी में यह आम धारणा बनी हुई है कि पुलिस अफसरों के तबादलों में डीजीपी की कम चलती है और यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान कुछ डीजीपी ऐसे आए जो उतने मजबूत नहीं थे कि अपनी कुर्सी और अपने कद को बड़ा साबित कर सके। आमतौर पर यूपी पुलिस में यह माना जाता रहा है कि डीजीपी साहब की कुर्सी बड़ी जरूर है, लेकिन तबादलों की फाइल पर पावर वाली कलम कहीं और से चलती है। पिछले कुछ डीजीपी इतने संयमी रहे कि अपनी टीम बनाने से ज्यादा ध्यान कुर्सी बचाने पर रहता था, लेकिन पिछली कुछ तबादला सूची से तस्वीर बदलती दिख रही है। आईपीएस से लेकर आईएएस अफसर तक मान रहे हैं कि डीजीपी साहब ने पहली बार अपने हिसाब से मोहरे सजाए हैं। ताजा तबादलों में 9 सीनियर पुलिस अफसरों के नाम हैं, जिसमें 4 एडीजी से प्रमोट होकर डीजी बने हैं। पहला नाम है डीजी पावर कारपोरेशन जय नारायण सिंह का। उन्हें डीजी ईओडब्ल्यू बनाया गया है। बीते महीने आईपीएस नीरा रावत के रिटायरमेंट के बाद से ईओडब्ल्यू के डीजी की कुर्सी खाली थी। जयनारायण सिंह की कुर्सी का यह फेरबदल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए क्योंकि पावर कारपोरेशन में आजादी थी, इंडिपेंडेंट चार्ज था, शक्ति भवन में शानदार ऑफिस था। कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, न किसी को बताना था, न किसी से पूछना था। अब पुलिस मुख्यालय में बैठना होगा। डीजीपी भी वहीं बैठते हैं। नौकरी नियमित, संतुलित और संयमित हो जाएगी। हमेशा यह खटका रहेगा कि डीजीपी साहब पता नहीं कब ऑफिस बुला लें या ऑफिस में मिलने ही चले आ जाएं। ऑफिस के सारे अधिकारियों की नजर में रहेंगे सो अलग। तो इस सूची में शामिल जय नारायण सिंह साहब की आजादी खत्म, निगहबानी शुरू। ताजा सूची में आईपीएस डीके ठाकुर को भी अच्छी कुर्सी मिली है। नागरिक सुरक्षा से निकलकर डीके ठाकुर होमगार्ड पहुंच गए। कभी होमगार्ड विभाग को पुलिस का साइड रोल माना जाता था, क्योंकि योगी सरकार में इस विभाग पर ऐसा बजट बरसा कि अब अफसर इसे मलाईदार पोस्टिंग की श्रेणी में रखने लगे हैं। जो कुर्सी कभी 10वें नंबर की मानी जाती थी, वो अब तीसरे चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। होमगार्ड अब होम कम और गार्डेड पावर सेंटर ज्यादा बन गया है। तबादलों में आईपीएस विनोद कुमार सिंह की ताकत भी दिखी। सीआईडी और साइबर क्राइम तो पहले से ही उनके पास था, अब
यूपी 112 यानी 112 का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है। पंचम तल को पता है कि सीआईडी और यूपी 112 का बजट मोटा ताजा है, तो ऐसे मोटे ताजे बजट वाले विभाग पर वजनदार अफसरों का होना जरूरी है। कानपुर के एडीजी प्रमोट होकर डीजी बने आलोक सिंह की बात कर रहा हूं। उन्होंने बता दिया कि उनका जलवा कम नहीं होने वाला। डीजी बनते ही उन्होंने यूपी पुलिस की वीआईपी कुर्सी पकड़ ली, उन्हें पीएसी का डीजी बनाया गया। साथ में एसएसएफ उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पीएसी के डीजी की कुर्सी डीजीपी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुर्सियों में से मानी जाती है। पुलिस महकमे में आलोक सिंह की पोस्टिंग को डबल इंजन पोस्टिंग कहा जा रहा है। सबसे दिलचस्प कहानी आईपीएस अफसर आरके स्वर्णकार की है। डॉक्टर आरके स्वर्णकार यूपी पुलिस में उनके बारे में एक मशहूर कहावत चलती है, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, यानी स्वर्णकार की एक्सपायरी 6 महीने निर्धारित है। जहां भी जाते हैं 6 महीने के भीतर ही कुर्सी से नमस्कार हो जाता है। कानपुर कमिश्नरेट पहुंचे तो पत्रकारों से भिड़ंत, मनमर्जी के चर्चे हुए। 6ठे महीने में ही कुर्सी खिसक गई। भर्ती बोर्ड में गए, वहां भी आधा साल पूरा होते होते उनका पैकअप हो गया। पीएसी पहुंचे तो लगा इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन टूर्नामेंट कराकर उन्होंने फिटनेस और फुर्ती दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन विभाग ने उनका 6 मंथ फार्मूला बरकरार रखा और अब डॉक्टर आरके स्वर्णकार की पावर कॉर्पोरेशन के एडीजी की कुर्सी सुनिश्चित की गई है। एक ऐसी कुर्सी जो इस भीषण गर्मी और बिजली संकट में खुद तवे की तरह तप रही है। यूपी में जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर कराता है, बच्चे बिलबिलाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग पसीने से तरबतर हो जाते हैं और जनता मन ही मन जिन अफसरों को याद करती है उनका नाम यहां बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय में लोग कह रहे हैं कि स्वर्णकार साहब अब सचमुच हॉट सीट पर बैठे हैं। इधर ए सतीश गणेश और एसके भगत के कद को लेकर भी पुलिस गलियारों में चर्चा गर्म है। दोनों को डीजीपी कैंप का भरोसेमंद खिलाड़ी माना जा रहा है। एसके भगत हेडक्वार्टर की फाइलों से निकलकर सीधे आगरा जोन पहुंच गए। पुलिस महकमे में इसे फील्ड में प्रमोशन वाली एंट्री कहा जा रहा है। वहीं सतीश गणेश को ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा के साथ और ज्यादा ताकत मिली है। अब अपराध भी वही देखेंगे और अपराधियों को देखने वालों पर उनकी नजर रहेगी। इस पूरे फेरबदल के बाद पुलिस मुख्यालय में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वाक्य यही है, इस बार डीजीपी साहब सिर्फ कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, कुर्सी चला भी रहे हैं। आइए अब देखते हैं पंचम तल में आगे क्या है। अब बात नगर निगम की, क्योंकि नगर निगम के पार्षद ललित किशोर तिवारी के शपथ ग्रहण का सवाल अब बवाल बन गया है। संविधान और सत्ता में जंग छिड़ी है। अदालतें आदेश पर आदेश दिए पड़ी हैं। शहर की सरकार समझ रही है कि वो अदालत से भी बड़ी है। मेयर सुषमा खरकवाल जिद पर अड़ी है। इस सारे तमाशे के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था हाशिए पर खड़ी है। ऐसे में प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि शहर की सरकार सकते में आ गई, होश ही उड़ गए। हाईकोर्ट ने बार बार अपने आदेशों की अवहेलना करने पर मेयर सुषमा खरकवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए। जनता की चुनी हुई मेयर से ताकत छीनकर जिम्मेदारी अफसरों यानी डीएम और कमिश्नर को सौंप दी गई। लोकतंत्र में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए कोर्ट का इतना सख्त रवैया शायद ही कभी देखने सुनने को मिला हो। पूरा मामला साल 2023 में हुए नगर निगम चुनाव से जुड़ा है। फैजुल्लागंज वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप शुक्ला और समाजवादी पार्टी की तरफ से ललित किशोर तिवारी चुनाव लड़ रहे थे। नतीजे आए तो सपा के ललित किशोर तिवारी भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला से 1674 वोट से हार गए। ललित किशोर तिवारी ने कोर्ट में प्रदीप शुक्ला के खिलाफ एक चुनाव याचिका दाखिल की। याचिका में उन्होंने प्रदीप शुक्ला पर नामांकन के चुनावी हलफनामे में दूसरी शादी और कुछ जरूरी जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया। यहां यह भी बताना जरूरी है कि सपा के प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी अधिवक्ता हैं और अवध बार एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। खैर, मामले की सुनवाई चलती रही। 9 दिसंबर 2025 को चुनाव ट्रिब्यूनल ने भाजपा पार्षद प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन रद्द करके सपा प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी को पार्षद घोषित कर दिया। हालांकि ट्रिब्यूनल का आदेश लागू नहीं किया गया।
17 मार्च 2026 को ललित किशोर तिवारी हाईकोर्ट पहुंचे। 13 मई 2026 को हाईकोर्ट ने ललित को 1 हफ्ते के भीतर शपथ दिलाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 7 दिन में शपथ नहीं दिलाई गई तो राजधानी लखनऊ के डीएम, नगर आयुक्त और मेयर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखें। हालांकि मेयर किसी भी सूरत में कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं थी। 20 मई 2026 को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को नए सिरे से खारिज कर दिया। इसी बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई हुई। पता चला कि पार्षद को अभी तक शपथ दिलाई नहीं गई है तो हाईकोर्ट आग बबूला हो गया। हाईकोर्ट ने ललित किशोर तिवारी को शपथ दिलाने तक मेयर के सारे अधिकार फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया। असली विवाद यहीं से शुरू हुआ। सवाल उठने लगा कि अगर अदालत ने आदेश दे दिया था तो फिर शपथ क्यों नहीं दिलाई गई? क्या अदालत के आदेश को दरकिनार करना अब सामान्य स्वभाव बन चुका है? क्या सत्ता में बैठे लोग यह तय करेंगे कि कौन सा आदेश मानना है और कौन सा नहीं मानना है? इस पूरे प्रकरण में मेयर सुषमा खरकवाल का रुख लगातार टकराव वाला बना रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने शपथ क्यों नहीं दिलाई? मामला सुलझाने के बजाय मेयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही। क्या यह मेयर के अहम की लड़ाई थी? और इस लड़ाई में जो लाखों रुपए खर्च हुए वो किसके थे? जनता के ही तो थे ना। हाईकोर्ट ने जो किया वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अदालत की अवमानना का राजनीतिक कवच हमेशा काम नहीं आता। उधर इस मामले में विपक्ष को भी भाजपा पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद खुलकर कह रहे हैं कि जब शीर्ष नेतृत्व ही संवैधानिक संस्थाओं से टकराव की राजनीति करता दिखाई देता है तो स्थानीय स्तर के नेता भी वही रास्ता अपनाने लगते हैं। विपक्ष इसे संविधान बनाम सत्ता अहंकार की लड़ाई बताने में जुट गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ नगर निगम मेयर का यह कोई पहला विवाद नहीं है। सुषमा खरकवाल का कार्यकाल शुरुआत से ही विवादों के टकराव के बीच रहा है। कभी अफसरों से तनातनी, कभी सदन में हंगामा और अब अदालत की फटकार। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राजनीतिक संरक्षण ने व्यवस्था को इतना निर्भीक बना दिया है कि अदालत के आदेश अब सुझाव लगने लगे हैं? इस पूरे घटनाक्रम ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर एक निर्वाचित पार्षद को अदालत के आदेश के बावजूद शपथ नहीं मिल सकती है तो आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार कितने सुरक्षित हैं? लोकतंत्र में अदालत अंतिम उम्मीद मानी जाती है, लेकिन जब अपना ही आदेश लागू कराने के लिए अदालत को मेयर के अधिकार फ्रीज करने पड़ जाएं तो सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। फिलहाल नगर निगम डीएम और कमिश्नर के हाथों में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मेयर सुषमा खरकवाल के अधिकार तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक वो ललित किशोर तिवारी को शपथ नहीं दिला देती। मेयर सुषमा खरकवाल पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ कब दिलाएंगी, इसका सभी को इंतजार है। तो पंचम तल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की कुछ और खबरें लेकर आएंगे। नमस्कार।